बताइएगा वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है, अप्रोक्सीमेट 78.8 भी होता है। और जो वायु हम लोग लेते हैं, सांस में लेते हैं, उसमें कितना नाइट्रोजन होता है? 78.09% होता है। और जब वायु बाहर आता है तो छोड़ते हैं तब भी उतना ही होता है। ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं? 21%। और बाहर कितना आता है? 17%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? 3%। और बाहर आता है 4%। बिल्कुल सही। बताइए वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? और निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी। ठीक है, ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी यानी कि वायु विज्ञान कहते हैं, और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बताइएगा कुल द्रव्यमान का जो है पृथ्वी की सतह पे वायुमंडल जो कितना परसेंट होता है? मतलब जितना भी वायु उपस्थित है ना, वो कितना परसेंट जो है 32 किलोमीटर तक ही रहता है। वो कितना परसेंट उपस्थित होता है पृथ्वी पर? 99% रहता है। बिल्कुल सही है, 99% रहता है। नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में सबसे अधिक परसेंटेज में होगा तो नाइट्रोजन गैस होगा। ठीक है, इसी के कारण जो है वायु दाब और प्रकाश का परावर्तन वगैरह जो होता है, इसी के कारण हम लोग उसका आभास कर पाते हैं। बताइएगा नियॉन जो है वो कितना परसेंट होता है वायुमंडल में? नियॉन 0.002 होता है। ठीक है, नियॉन जो होगा 0.002 होगा। और जो अभी आप बोली है वो आर्गन होता है। ठीक है, 0.93 जो होता है वो आर्गन होता है, और नियॉन जो है वो 0.002 होता है। ठीक है, बताइएगा नाइट्रोजन गैस जो है वो वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक फैली हुई है? नाइट्रोजन गैस 128 किलोमीटर। ठीक है, 128 किलोमीटर तक जो है वो नाइट्रोजन गैस है। और पता पौधे जो होते हैं जिन्हें प्रोटीन का निर्माण जो है ये सब भी नाइट्रोजन के कारण होता है। और कोई भी पैकेट बंद सामान जो होता है, जैसे कुरकुरे वगैरह का पैकेट हो गया, उसके अंदर भी नाइट्रोजन गैस ही होता है। ये जो था उसको क्षय होने से बचाता है, खराब होने से बचाता है। ठीक है, बताइएगा हाँ वो तो वो नहीं, फ्रिज में तो जो होता है ये हाँ फ्रियोन गैस जो होता है वो होता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये नाइट्रोजन जो है पैकेट में जितना भी सामान होता है, जो कुरकुरे वगैरह कोई नमकीन जो पैकेट जितना भी पैकेट में बंद सामान है, उस सब में नाइट्रोजन गैस ही होता है। ठीक है, और पौधे में प्रोटीन का जो निर्माण होता है ये भी नाइट्रोजन से ही होता है। ठीक, बताइएगा क्रिप्टॉन जो है वो कितना परसेंट होता है वायुमंडल में? क्रिप्टॉन 0.0001। ठीक है, 0.0001 जो है ये जो है क्रिप्टॉन जो होता है वो वायुमंडल में उपस्थित होता है। ठीक, देखिएगा ऑक्सीजन जो है वो जलने, ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है? जलने में सहायक होता है। ठीक है, जलने में सहायक होता है, अन्य गैस के साथ मिलके जलने में सहायक होता है। और ये कितनी ऊंचाई तक फैला होता है वायुमंडल में ऑक्सीजन? देखिए ये फैला, देखिए नाइट्रोजन 128 किलोमीटर और इसका सीधा आधा ऑक्सीजन 64 किलोमीटर। ठीक है, ये फैला 64 किलोमीटर तक होता है, लेकिन 16 किलोमीटर के ऊपर जाते जाते ना इसका मात्रा बहुत कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये 64 किलोमीटर तक होगा लेकिन मात्रा कम हो जाएगा। 16 किलोमीटर तक एकदम सही मात्रा में, उसके बाद धीरे धीरे मात्रा कमने लगता है। ठीक, नाइट्रोजन 128 और ऑक्सीजन सीधे उसका आधा 64। ठीक है, वायुमंडल में जो है सबसे अधिक परिवर्तनशील जो है वो क्या होता है? कौन सी ऐसी गैस है जो सबसे अधिक परिवर्तनशील है और उसका जो वितरण होता है ना बहुत ही असमान होता है? नहीं, जलवाष्प का। ठीक है, जलवाष्प का जो होता है वो ये बहुत ही परिवर्तनशील होता है इसका। ठीक है, और ये असमान वितरण होता है इसका। ये नहीं है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी ऊंचाई तक जाकर नगण्य हो जाए, इसका असमान वितरण होगा। CO2 भी होता है, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग होगा वो 32 किलोमीटर तक होगा। ठीक है, तीन गैस को एकदम अच्छे से, नाइट्रोजन 128 किलोमीटर, ऑक्सीजन 64 किलोमीटर, और उसका आधा 32 होता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन 128, उसके बाद ऑक्सीजन 64 और कार्बन डाइऑक्साइड 32। ठीक है, एकदम आधा आधा करते हैं, इसको याद रखिएगा, 128, 64 और 32। ठीक है, बताइएगा कांच घर या पौधे का जो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है उसके लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? CO2 होता है। बिल्कुल सही है, CO2 होता है। बताइएगा वायुमंडल का सबसे निचली परत कौन सा है?
क्षोभ मंडल है, ठीक है। देखिए इसका ना इंग्लिश और हिंदी का दोनों ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है हिंदी में भी ट्रोपोस्फेयर ही लिख देगा, ठीक है, तो उस टाइम पे ध्यान ही नहीं आएगा। ये अभी जो एसआई प्रोविजन का मेंस का लिया एग्जाम, उसमें ट्रोपोस्फेयर पूछ दिया, अब हम याद कर रहे हैं ट्रोपोस्फेयर हिंदी में ही लिख दिया था, उसको ध्यान ही नहीं आ रहा था कौन है। हाँ देता है ना इंग्लिश में भी, तो जब वो हिंदी में भी लिखेगा तो क्षोभ मंडल नहीं लिखे, ट्रोपोस्फेयर को भी हिंदी में ही लिख देगा ट्रोपोस्फेयर। हाँ तो बस उसको सोचते रहिए कि अब क्या जिनको नहीं याद, इसका इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखिए, ठीक है। तो क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। ये कितनी ऊंचाई तक होता है? सतह से 18 किलोमीटर, ठीक है, सतह से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, सबसे निचली पर रहता है। और देखिए इसका ना लंबाई का जैसे पूछता है ना, जैसे ध्रुव छोटा हुआ 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा बड़ा है तो उस पर 18 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर 18 किलोमीटर होता है। बताइएगा इस ये ऐसा मंडल है जिसमें तापमान में गिरावट होता है, ठीक है, तापमान में गिरावट होता है, तो कितना 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो कितना गिरावट होगा? डिग्री में 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस। और इसी में क्षोभ मंडल में भी जितनी जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, जितनी घटनाएं हैं, बारिश होना, मौसम का जो भी है, ये क्षोभ मंडल में ही होगा, ठीक है, क्षोभ मंडल में ही होगा। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, संवहन मंडल भी कहते हैं, ठीक है, इसको संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंककि संवहन धाराएं जो होती है वो इसी मंडल तक रहती है, ठीक है, इसकी जो सीमा है संवहन धाराएं की वो क्षोभ मंडल तक ही होती है। बताइएगा कितना मीटर प्रति जब जो है 165 मीटर पर कितना ऊंचाई पे जाएंगे तो कितना डिग्री घमेगा? 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये ऐसे तो मीटर में है, लेकिन पूछना होगा तो उसको किलोमीटर में करके पूछेगा, एक यूनिट के टाइप में, तो 1 किलोमीटर पे 6.4 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, ठीक है, क्षोभ मंडल में घटता है। जैविक क्रिया वगैरह जो होता है सब इसी में है, इसी क्षोभ मंडल का जो है भाग होता है, ठीक है। बताइएगा क्षोभ मंडल और सप्ताप मंडल को जो अलग करती है उस सीमा को क्या कहते हैं? इसी के नाम क्षोभ सीमा कहा जाता है, ठीक है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जो अलग करेगी तो ऑप्शन में समताप सीमा भी दे देगा, लेकिन क्षोभ सीमा होगा, ठीक है। तो बताइएगा जो विषुवत वृत्त के ऊपर जो है क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है? विषुवत रेखा के ऊपर हवा का तापमान, तो विषुवत रेखा पे अलग होगा, ध्रुव पे अलग होगा, ठीक है। विषुवत रेखा पे जो होगा -80 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, और ध्रुव पे -45 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना तापमान स्थिर होता है, इसी वजह से इसको क्षोभ सीमा भी कहा जाता है। किसी भी चीज़ का सीमा क्या होता है? जहाँ पे एक लिमिट बन जाए, ठीक है, तो यहाँ पे स्थिर होगा तो इसको क्षोभ सीमा इसीलिए कहा जाता है। बताइएगा सप्ताप मंडल जो है ये कितनी ऊंचाई तक है? 50 किलोमीटर तक। और सप्ताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो मोटाई होती है वो ध्रुव पे क्या होगी? नहीं, ध्रुव पे अधिक होगी, सबसे अधिक, ठीक है। यही स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है सप्ताप मंडल, इसकी ऊंचाई इसकी जो मोटाई है वो ध्रुव पे सबसे अधिक होगी। और विषुवत रेखा पे जाते जाते ना ये विलुप्त होने लगता है, ठीक है, इसका लोप हो जाता है। कम, ये कभी कभी किसी ऑप्शन में ऐसा होता है ना कि कम है, नगण्य है ही नहीं, तो कम भी नहीं, एकदम लोप ही हो जाता है इसका, ठीक है। और जो सबसे अधिक मोटा होगा वो ध्रुव पे होगा, ये समताप मंडल के लिए, स्ट्रेटोस्फेयर के लिए, ठीक है। और यही सप्ताप मंडल है जिसमें किसी तरह की कोई घटना नहीं होगी, वर्षा हो गया, बिजली हो गया, ये किसी तरह का इसमें कोई घटना नहीं होता है। और इसमें घटना नहीं होता ये इसीलिए जो है किसी भी वायुयान के लिए जो है आदर्श माना जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एरोप्लेन जो है क्षोभ मंडल से जाएगा, बारिश हो गई, कुछ हो गया, हम लोग सोचते ना कि एरोप्लेन जा रहा है, वर्षा का इस पर कुछ असर ही नहीं हो रहा है, तो पहले नहीं पता था क्योंकि ये क्षोभ मंडल में तो जाता नहीं है, सप्ताप मंडल में जाता है और वहाँ पर इस तरह की कोई घटनाएँ नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जाता होगा तो क्षोभ मंडल से हो जाएगा, मतलब तो लैंड करते करते, मतलब वो एरोप्लेन जो टेक ऑफ करते करते पहुंच जाता होगा। इसे देखते हैं कभी भी बारिश हो रहा है या किसी तरह का बिजली, उस टाइम पे कभी भी प्लेन जो है वो टेक ऑफ नहीं करता है, इस तरह पे नहीं करता है, क्योंकि जब मौसम शांत है वो टेक ऑफ किया और बहुत तुरंत पहुंच जाता है। हम लोग को लगता है ना कि बहुत ऊंचा है, लेकिन उस सब के लिए तो बहुत कम ही डिस्टेंस है। बताइएगा ओजोन मंडल जो है उसकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? 32 से 60 किलोमीटर, 32 से 60 किलोमीटर। और ओजोन मंडल में क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े ना कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, तापमान क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने पे घट जाता है, गिरावट आती है, 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ओजोन मंडल में ये बढ़ता है, ठीक है, 1 किलोमीटर में 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, ठीक है, इस मंडल में बढ़ता है। ये भी कुछ होता है कभी कभी कौन से मंडल में तापमान घटेगा, किस में बढ़ता है, तो क्षोभ मंडल में घट जाता है तापमान, ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पे। लेकिन ये जो ओजोन मंडल है ये सब
तापमंडल का इसको भाग माना जाता है। इसमें क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अब बताइए ओजोन की जो मोटाई, ओजोन परत की, इसको किससे नापते हैं, डॉप्सन से नापते हैं, ठीक। अब बताइए ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है इसको। और यही गैस जो है रेफ्रिजरेटर में, कंडीशनर, एयर कंडीशनर जो होता है, AC वगैरह जो होता है, उसमें यही गैस यूज किया जाता है। बताइएगा मुलाव मेघ जो है वो किस मंडल में बनता है, हाँ यही समताप मंडल, ओजोन मंडल। समताप मंडल और ओजोन मंडल को कुछ वैज्ञानिक जो है अलग माने हैं, लेकिन इसी का भाग जो है इसको माना जाता है, ठीक है। बताइएगा मध्य मंडल जो है कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक। और मध्य मंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, नहीं सीमा है, कोई सीमा होती है, मध्य सीमा, ठीक है, मध्य सीमा कहा जाता है। ये जो मध्य मंडल की ऊपरी परत है उसको मध्य सीमा कहा जाता है। बताइएगा आयन मंडल जो है मध्य मंडल के ऊपर कितने किलोमीटर के बीच स्थित है, 80 से 400 किलोमीटर, ठीक है, 80 से 400 किलोमीटर भी स्थित में है। और इसमें जो है विद्युत आवेशित कण भी पाए जाते हैं। आयन मंडल है तो इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, और यही विद्युत आवेशित कण होने के कारण ही इनको जो है आयन मंडल कहा जाता है, ठीक है। ये 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। और आयन मंडल में ये देखिए, ये सारा क्वेश्चन, यही सब चीज़ें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये जो रेडियो वेव्स होता है, इसके नीचे कौन सा स्थित होता है, जैसे इस मंडल में जो है ना सबसे नीचे स्थित D लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव भी निकलता है, ठीक है। इसी मंडल से D लेयर होता है सबसे नीचे, इससे लॉन्ग वेव निकलेगा, रेडियो वेव जो होता है वो निकलता है। देखिए अब एक चीज़ ये भी पूछ सकता है कि D लेयर से तो लॉन्ग रेडियो वेव निकला, तो शॉर्ट रेडियो वेव कहाँ से परावर्तित होगी, तो वो जो होती है E1, E2 और F1, F2 परतों से होती है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि शॉर्ट रेडियो वेव जो होता है वो E1, E2 और F1, F2 परतों से बाहर आएगा। बताइएगा आयन मंडल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, बाह्य मंडल। आयन मंडल के ऊपरी भाग को बाह्य मंडल। ये सबसे नीचे, सबसे निचली परत क्या है, क्षोभ मंडल, उसके बाद सबमंडल, फिर आयन मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल और फिर बाह्य मंडल, ठीक है। और इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, वायुमंडल की कोई भी सीमा निर्धारित नहीं होती है। और देखिएगा इसमें, इस मंडल में सबसे ज्यादा किस गैस की प्राधान्यता होती है, हाइड्रोजन और हीलियम की, ठीक है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन और हीलियम की प्राधान्यता होती है। बताइएगा पृथ्वी का जो अक्ष है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 66.5 डिग्री का, ठीक है, 66.5 डिग्री का बनाता है कोण। अच्छा बताइए सूर्य ताप के द्वारा ना पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, और जो उसको वापस कर देता है, इस रेशियो को क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं, ठीक है, एल्बिडो कहते हैं। जो पृथ्वी को सूर्य के द्वारा जो ताप प्राप्त हुआ और जो उसको परावर्तित कर दिया, इसके रेशियो अनुपात को जो है वो एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। बताइएगा वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का कितना % भाग जो है वो बादलों की सतह से परावर्तित होता है, 32%, ठीक है, 32% जो है वो बादलों की सतह से परावर्तित होता है, तथा धूल कण के साथ जो है परिकर्णन को लेके और वापस कहाँ लौट जाएगा, वायुमंडल में लौट जाएगा, ठीक है। और जो है सौर विकिरण का कितना % भाग धरातल को गर्म करने के काम आता है, 34% भाग, ठीक है, 34% भाग जो है वो धरातल को गर्म करने के काम आता है। बताइएगा अयाला जो है वो किस देश की है, जो हवा है, गर्म हवा है, अयाला फ्रांस की, ठीक है, फ्रांस की गर्म हवा। और विल्ली वाव, विल्ली वाव अलास्का का, ठीक है, अलास्का का, और ये शीतल हवा है, ठीक है। विल्ली वाव जो है वो अलास्का का शीतल हवा है। और विल्ली विल्ली ये ऑस्ट्रेलिया का, विल्ली वाव अलास्का और विल्ली विल्ली ऑस्ट्रेलिया का, और दोनों ही शीतल हवा है, ठीक है। बताइएगा लू कहाँ का है, भारत में भी, उत्तरी भारत में इसको कहता है। और बताइएगा वर्गस, वर्गस, वर्गस गर्म हवा है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, वर्गस जो है वो दक्षिण अफ्रीका का गर्म हवा है, वर्गस दक्षिण अफ्रीका का गर्म हवा है।
बताइएगा ध्रुवीय उच्च वायु दाब जो होता है वो कितना डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश के जो है बीच का दाब पेटी होता है? हाँ ध्रुवीय है 80 डिग्री, ठीक है 80 डिग्री। ध्रुव पे जाते तो क्या होता है, पूरा क्या होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा 90 डिग्री का होता है ना, तो इससे पहले जो उच्च दाब पेटी होगा वो 80 डिग्री के मध्य आएगा, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी दोनों तरफ, ठीक। बोलिएगा अश्व अक्षांश जो होता है वो कितने कितने डिग्री के मध्य होता है? अश्व अक्षांश हाँ 30 से 35 डिग्री, बिल्कुल सही है, 30 से 35 डिग्री, और वो दोनों गोलार्ध में होता है, ठीक है, दोनों गोलार्ध में होगा और उच्च वायुदाब की पेटी है। अश्व अक्षांश कैसी पेटी होगी? उच्च वायुदाब की पेटी होगी, 30 डिग्री से 35 डिग्री होगा और दोनों गोलार्ध में होगा। बताइएगा कोयम्बैंग जो है ये किस देश में बहने वाली गर्म हवा है? कोयम्बैंग, हाँ कोयम्बैंग इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया का है ये, और ये गर्म हवा है, इंडोनेशिया में बहती है कोयम्बैंग जो है, और इसी के कारण जो है इंडोनेशिया में तंबाकू की खेती में बहुत नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। बताइएगा अभी एस जयशंकर प्रसाद जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किए हैं, कहाँ किए हैं? वियतनाम में किए हैं, ठीक है, वियतनाम में किए हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है, ठीक है। बताइएगा सिराको जो है वो कैसी हवा है? सिराको गर्म हवा है, ठीक है, सिराको जो है वो गर्म हवा है। बताइएगा वायु के क्षैतिज संचलन होने वाला जो गर्म हवा होता है उसे क्या कहते हैं? वायु के क्षैतिज में जो गर्म हवा का संचलन होगा उसको क्या कहेंगे? उसके स्थानांतरण को क्या कहेंगे? अभिवहन कहते हैं, ठीक है, अभिवहन कहते हैं। वायु के क्षैतिज संतलन से जो ताप का स्थानांतरण होगा उसको अभिवहन कहते हैं। और ये जो मध्य अक्षांश में दैनिक मौसम में आने वाली जो विभिन्नताएं होती है ये भी अभिवहन के कारण ही होती है। बताइएगा विषुवत रेखा जो है उस पर पृथ्वी का घूर्णन वेग क्या होगा? अधिक होगा या कम होगा? घूर्णन वेग सबसे अधिक, हाँ सबसे अधिक होगा, और ध्रुव पे कम होगा। बताइएगा पारद वायु दाब मापी जो है इसके आविष्कारक कौन थे? क्या बोले? हाँ टर्सौली थे, बिल्कुल सही है, ई टर्सौली थे पारद वायु दाब मापी के। और निद्रव वायु दाब मापी के लुशियन विडाई, ठीक है, लुशियन विडाई थे। निद्रव वायु दाब मापी लुशियन विडाई थे। बताइएगा सेल्सियस थर्मामीटर है, इसके कौन आविष्कारक थे? सेल्सियस ही थे, एंडर्स सेल्सियस ही थे। और केस आर्द्रता मापी के डी सॉम्समर, ठीक है, डी सॉसर थे। पारद वायु दाब मापी के कौन थे आविष्कारक? ईटरसॉली थे। निद्रव वायु दाब मापी लुशियन विडाई थे, और सेल्सियस के एंडर्स सेल्सियस, और केस आर्द्रता मापी के डी सॉसर्स थे। बताइएगा दूरी के संदर्भ में जो दाब में परिवर्तन होती है इसकी दर को क्या कहते हैं? दाब प्रवणता कहते हैं, ठीक है, दाब प्रवणता कहते हैं, बिल्कुल सही है। बताइएगा विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब जो होता है ये कितने डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित होता है? 5 से 10, ठीक है, 5 से 10 भी होता है। विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब है, ठीक है, तो ऐसे इसको हम लोग 10 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में लेके आए, लेकिन अगर रेंज में होगा तो 5 से 10, ठीक है। इसी को ना मतलब हाँ डोलड्रम कहते हैं, ठीक है, डोल शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं। और यहाँ पे जो ना साल भर सूर्य की किरण कैसी होगी? लंबवत पड़ेगी, ठीक है, साल भर सूर्य की किरण जो होगी वो लंबवत पड़ेगी, ठीक है। वायु दाब में क्या होता है कि निम्न वायु दाब और जो उच्च वायु दाब होता है इसमें क्या होता है कि जब भी कोई हवा गर्म होता है, जहाँ पे ज्यादा ताप है, ठीक है, ताप होगा तो उससे क्या होगा? हवा क्या होगा? गर्म होगा, और गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तो वहाँ पे क्या होगा? निम्न वायु दाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे तापमान कम है तो वायु गर्म नहीं होगी, जिसका ऊपर नहीं उठने का, अगर वायु नीचे ही है तो वहाँ पे वायु दाब क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर जहाँ ताप ज्यादा हो रहा है तो वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठेगी तो वहाँ पे वायु दाब जो है वो कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा अगर ऊपर की तरफ उठेगी तो। बताइएगा गारिज जो है वो कहाँ की गर्म हवा है? गारिज
गारिज ईरान का है, ठीक है। लेकिन अभी किसी भी जिस तरह से ऑप्शन एग्जाम्स में दे रहा है तो वो दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी ऐसे करके पूछेगा, तो ये दक्षिणी पूर्वी ईरान का है, ठीक है। गारिज गर्म हवा है दक्षिणी पूर्वी ईरान की। बताइएगा बिहार में जो है विधान परिषद कितना है? 75 है, ठीक है। और इतना ही कहीं और भी है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में 78 है, बिल्कुल सही 78 है। और तेलंगाना में 40। और तेलंगाना में विधानसभा कितना है? 119 है, ठीक है। 17, 7, 119 है। लोकसभा 17, राज्यसभा 7 और 17 को 7 से गुना करेंगे तो 119 ये विधानसभा है, ठीक है। और विधान परिषद 40 है वहाँ पे। बताइएगा मुख्यमंत्री के कार्य को जो है किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद है, मुख्यमंत्री का कार्य 167 में, ठीक है। 167 में जो है मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है। बताइएगा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना था? 0। और स्वर्ण सिंह समिति जो है वो कितने मौलिक कर्तव्य को उसमें रखने की बात कहे थे? 8। और रखा कितना गया था? 10 रखा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां संविधान 11वां कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 वाले में, ठीक है। 86वां होगा जिसमें शिक्षा के बारे में जो कहा गया है। बताइएगा पहले जो वित्त आयोग थे उनके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। और अभी जो है उनके NK सिंह है। बताइएगा अगर सफेद कागज को लाल रंग में देखेंगे तो कैसा दिखेगा? सफेद है तो लाल में देखना, सफेद है उसको लाल कलर में देखना तो लाल दिखेगा, ठीक है। सफेद रंग को जिस रंग में देखेंगे वो जिस रंग में दिखने लगेगा, ठीक है। और लाल कागज को अगर सफेद में देखेंगे तो देखिए जो भी रंग है, ठीक है, जो भी रंग है उसको अपने रंग में देखेंगे तो वैसा ही दिखेगा, ठीक है। और एक सफेद रंग है उसमें देखेंगे तो वैसा ही दिखेगा। बाकी अगर कहीं भी रंग बदला तो वो काला हो जाएगा। जैसे अगर हरा है, ठीक है, उसको हरा में देखे तो हरा, सफेद में देखे तो भी हरा। लेकिन ये दोनों सफेद और उसके खुद के कलर को छोड़ के जिस भी कलर में देखेंगे वो काला दिखेगा, ठीक है। सारा नहीं याद करना, बस उसके खुद का कलर और सफेद कलर, इसमें उसका अपने जैसा ही रंग दिखेगा, बाकी सारे में वो काला दिखेगा। बताइएगा निकट दृष्टि दोष के लिए जो है किस तरह के हम लोग जो हम लेंस यूज करते हैं तो किस तरह का? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जब आंख में धूल चली जाती है तो उसको क्या कहते हैं? हाँ, आंख में धूल जाती है, सूजन होने लगता है, जब वो लाल हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? हिंदी में तो उसको श्लेष्मता कहा जाता है, लेकिन ऐसे कंजक्टिविटी, ठीक है, कंजक्टिवा होता है तो उसी को हिंदी में नेत्र श्लेष्मता कहा जाता है। बताइएगा प्रकाश तरंग का जो प्रकाशीय प्रभाव है वो किसके कारण होता है? विद्युत वेक्टर के कारण, ठीक है, विद्युत वेक्टर के कारण होता है। बताइएगा लाल और पीकॉक नीला को मिला देंगे तो कौन सा कलर बनेगा? लाल और पीकॉक नीला सफेद बनेगा, बिल्कुल। हरा और मैजेंटा को सफेद बनेगा। बताइएगा तीन जो प्राथमिक रंग है वो कौन सा है? तीनों प्राथमिक लाल, हरा, लाल और नीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मैजेंटा बनेगा। हरा और नीला पीकॉक नीला, ठीक है, पीकॉक नीला। हरा और नीला को मिलाएंगे तो पीकॉक नीला बनेगा। बताइएगा बर्फ का जो है वो उष्माधारिता कितना होता है? विशिष्ट उष्मा या उष्माधारिता बहुत ज्यादा होता है। बर्फ का सब 2100 होता है, ठीक है, 2100 होता है। और बर्फ से ज्यादा किसका होगा? जल का, सीधे दुगुना 4200, ठीक है। बर्फ का 2100 और इसका जल का 4200 होता है, ठीक है। बताइएगा वायु में जो है ध्वनि की चाल कितनी होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर? 332 मीटर। और समुद्री जल में? समुद्री जल 1533 और सीधा जल पूछेंगे तो 1483, ठीक है। बताइएगा गीगा पे है जो 10 पे पावर कितना होगा? गीगा
9 होगा, ठीक है, 10 पे पावर 9 होगा तो गीगा, और वही अगर -9 हो गया तो नैनो, ठीक है, नैनो हो जाएगा। और मेगा कितने पे पावर होगा? 10 के पावर माइक्रो का मेगा, ठीक है, और नैनो का गीगा। ऐसा है, देखो माइक्रो में तो -6 तो मेगा में सीधा 6, नैनो में -9 तो गीगा में सीधा 9, ठीक है। माइक्रो का मेगा और नैनो का गीगा, ठीक है। बताइएगा बल का द्विमीय सूत्र बताइएगा, बल का -2 ml/t पे पावर -2 होगा, ठीक है, बल का। ठीक है, जब इसका SI मात्रक याद रहेगा तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक है। केजी के लिए क्या मास का यूज करेंगे, लेंथ L हो गया इधर, ठीक है, मीटर जैसे वहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना उसका बल का, तो केजी के लिए M हो गया, फिर वो मास हो गया M, केजी मास में आ गया, फिर मीटर लेंथ में है तो L आ गया, और सेकेंड टाइम के लिए हुआ तो -2 आ गया, ठीक है। वो भी इसका क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे भी हो गया ml/t पे पावर -2, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा उससे भी ये बन जाएगा। बताइएगा सोलर सेल जो है वो किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में करता है? सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बिल्कुल सही है। और बताइएगा विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलेगा? ट्यूबलाइट जो है ये सब बदलेगा। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर, ठीक है। विद्युत मोटर चलाने के लिए तो इलेक्ट्रिक स्विच, पहले स्विच देंगे तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी दिए तो वो पानी दिया तो यांत्रिक दिया, लेकिन जो जनरेटर होता है उसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग यांत्रिक ऊर्जा लगाते हैं, ठीक है ना, उसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी देता है, यानी विद्युत में बदल देता है। बताइएगा 99वां संविधान संशोधन जो वो कब हुआ था? 99वां संविधान संशोधन 2014 में हुआ था, बिल्कुल सही है, 2014 में हुआ था। और बताइएगा जो तमिलनाडु जो है पिछड़े वर्गों में जो सरकारी नौकरी है इसके लिए ना 69% का उपबंध देने के लिए तैयार था। ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? 76वां संविधान संशोधन 1994 में, 76वां संविधान संशोधन 1994 में हुआ था। बताइएगा पीवी के राय समिति का स्थापना कब हुआ था? 1985 में, पीवी के राय समिति 1985। क्या हुआ? पीवी के राय में हाँ पंचायती राज का ये क्या बोले हमने सुना। हाँ हाँ। और 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में, ठीक है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि पंचायती राज का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ ये इसका जो इससे पहले स्तरीय रूप किसको दिया गया था? ये 64वां संविधान संशोधन 1989 का, ठीक है। ये भी माना जाता है इसका क्या बोलते हैं उसको, किसी चीज के लिए जो बेस रखा जाता है, ठीक है, जो संविधान संशोधन का वो 64वें संविधान संशोधन को माना जाता है 1989 का। बताइएगा शून्यकाल कब से शुरू हुआ था? 62 से, ठीक है, 62 से। बताइएगा संघ की आधिकारिक भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है जो हिंदी होगी, ये किस अनुच्छेद में है? 343 में, 343 में है, ठीक है। और बताइएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 और जनजाति आयोग 338 का क, जाति आयोग हुआ तो 338 और जनजाति आयोग हुआ तो 338 का क होगा, ठीक है। बताइएगा राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद में है? 213 में। और राष्ट्रपति का 123, 213 और 123। और सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, ये किस अनुच्छेद में? 124 में। 124 में नहीं है, उच्च न्यायालय की व्यवस्था 214 में, 214 में गठन होगा। यही आर्टिकल में बस डिजिट को इधर उधर बदल दिया है। बताइएगा अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटी के जल के वितरण के लिए जो हुआ था ये अनुच्छेद 262 में है और अंतरराज्यीय परिषद 263 में है। बताइएगा जीव द्रव्य में जो है ऑक्सीजन कितना % होता है? जीव द्रव्य में ऑक्सीजन 76%, सबसे ज्यादा होता है 76%। और कार्बन, तो कार्बन और हाइड्रोजन में थोड़ा सा, कार्बन जो होगा 10.5% होगा और हाइड्रोजन 10% होगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितना होगा?
76%। कार्बन कितना होगा 10.5% और हाइड्रोजन 10% होता है। और सबसे कम क्या होगा नाइट्रोजन 2.5% होता है, ठीक है 2.5% है। बताइएगा जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। बताइए इनको सबसे पहले कौन देखे थे? ल्यूवेनहॉक देखे थे, ठीक है ल्यूवेनहॉक इसको सबसे पहले देखे थे। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। और इस कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। कब किए थे? 1665 में। देखे पहले थे ल्यूवेनहॉक और शब्द का प्रयोग किए थे रॉबर्ट हुक। बताइएगा सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलेक्सिटिकमा होती है, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे का, ठीक है सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। बताइएगा प्रोकैरियोटिक में जो है राइबोसोम कितने एस प्रकार के होते हैं? हाँ 70 होता है, ठीक है 70 होता है। और यूकैरियोटिक में 80 होगा। बताइएगा गोल्जी काइल होता है प्रोकैरियोटिक में होता है या नहीं होता है? नहीं होता, अनुपस्थित होता है, ये यूकैरियोटिक में होता है। बताइएगा प्रोकैरियोटिक जो है इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की, ठीक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होगी और प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। बताइएगा केंद्रक जो है इसके खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन थे, बिल्कुल थे। और टारकाई के बोवेरी थे। माइटोकॉन्ड्रिया के अल्टमैन थे। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कौन किए थे? बेंडा और लिथाम जो थे वो किए थे। बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन किसके द्वारा होता है? हाँ विखंडन के द्वारा होगा, ठीक है विखंडन के द्वारा होगा। बताइएगा डीएनए जो है वो केंद्रक के अलावे और कहाँ पाई जाती है? और एक और हरित लवक में, ठीक है हाँ माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। बताइएगा चिंपांजी में कितना जोड़ा गुणसूत्र होता है? कितना जोड़ा? 24 जोड़ा। और बंदर में 21 जोड़ा, ठीक है बंदर में 21 जोड़ा और चिंपांजी में 24 जोड़ा होता है। हम लोग में कितना होता है? 23 जोड़ा 46 होता है, ठीक है बिल्कुल सही है। देखिएगा रसधानी जो होती है जिसको वैक्यूल्स बोलते हैं, ये एक झिल्ली से आवृत होती है। इसको क्या कहा जाता है? टोनोप्लास्ट, ठीक है टोनोप्लास्ट कहा जाता है इसको, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और ये वैक्यूल्स जो होता है ना ये एक निर्जीव रचना है, ठीक है निर्जीव होता है। वैक्यूल्स जो होता है ये एक निर्जीव रचना है। बताइएगा प्रोटीन बनने की जो है अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। बताइएगा कोशिका विभाजन को सबसे पहले कौन देखे थे? विर्चाव देखे थे 1855 में, ठीक है कोशिका विभाजन को सबसे पहले विर्चाव देखे थे 1855 में देखे थे। और ये विभाजन जो होता है कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार, 3 मुख्यतः 3 प्रकार का। कौन कौन सा होगा? असूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री समसूत्री और अर्धसूत्री होता है, ठीक है। अब देखिए समसूत्री विभाजन को जो है जंतु कोशिका में सबसे पहले कौन देखे थे? हाँ वाल्थेर फ्लेमिंग देखे थे, ठीक है वाल्थेर फ्लेमिंग देखे थे 1879 में, ठीक है। और इसी को ये जो है प्रक्रिया को ये माइटोसिस नाम दिए थे, ठीक है। समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? माइटोसिस। और सूत्री को एमाइटोसिस। और जो अर्धसूत्री होता है उसको बोलेंगे मियोसिस बोलेंगे, ठीक है। बताइएगा मियोसिस कोशिका विभाजन जो है इसको मियोसिस कौन नाम दिए थे? अर्धसूत्री विभाजन को फॉर्मर तथा मूरे थे, ठीक है फॉर्मर तथा मूरे थे जो अर्धसूत्री विभाजन को जो है मियोसिस नाम दिए थे। और इसकी खोज सर्वप्रथम जो है वीजमैन ने किया था, ठीक है। और बताइएगा जो जनन कोशिका होता है उसमें कौन सा विभाजन होगा? जनन कोशिका अर्धसूत्री, हाँ अर्धसूत्री विभाजन होगा, बिल्कुल सही है अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें। अब बताइएगा ये जो समसूत्री विभाजन है ये कितने चरणों में होता है? समसूत्री 5 चरण में होता है, ठीक है 5 चरण में होता है। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होता है। और अर्धसूत्री विभाजन
ठीक है, इसमें भी होता है ना, दो पहले अर्धसूत्री फर्स्ट और सेकंड स्टेप में होगा, लेकिन जो पहला वाला होता है वो भी समसूत्री की तरह ही, उसमें भी उतना ही स्टेप होता है। ठीक है, बताइएगा जो इसमें अर्धसूत्री में जो प्रथम विभाजन होता है इसमें कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्था होती है। बताइएगा कौन कौन सा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ठीक है, सब फर्स्ट होगा। और जो अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होगा तो वो जैसे समसूत्री विभाजन हुआ है वैसे ही अर्धसूत्री दूसरा विभाजन सेम वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो अर्धसूत्री विभाजन ही होता है। ठीक है, ये जो इसका प्रोफेज फर्स्ट होता है वो सबसे लंबा अवस्था होता है और इसी में जो है पूरा जितना भी जो एम्ब्रायो बन रहा है, जो भी बेबी बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, ये सारा इसी के इसमें होता है। इसमें 5 स्टेप होता है। ठीक, बताइएगा पहला स्टेप कौन सा होगा? नहीं, ये जो प्रोफेज जो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम जो होता है इसका सबसे लंबा स्टेज होता है वो, देखिए अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 स्टेज होगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा होगा? एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज और टेलोफेज। ठीक है, तो इसका जो प्रोफेज होता है ना वो सबसे लंबा अवस्था होता है क्योंकि इसी प्रोफेज फर्स्ट में जो होता है इसी में जो है जितना भी जाइगोट बनने की जो क्रिया है इसी में 5 स्टेप में पूरा हो जाती है। ठीक है, इसमें 5 स्टेप होता है अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज फर्स्ट में ये पूछेगा कि सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, तो कौन सी होगी? प्रोफेज फर्स्ट होती है अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है, और इसमें 5 अवस्था होगी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस होती है। सबसे लास्ट में क्या होता है? डाइकिनेसिस होता है। ठीक है, देखिए लेप्टोटीन क्या होता है? इस सबसे पहले जब गुणसूत्र कोई एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले कहाँ से? क्रोमोसोम से, क्रोमेटिन से स्टार्ट करेगा। तो उस टाइम में क्रोमोसोम जो होते हैं वो सारे के सारे उलझे होंगे, पतले धागे की तरह होंगे फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, जो लेप्टोटीन होता है और इसी को जो क्या कहा जाता है? क्रोमोनिमेटा कहा जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम से बनने से पहले क्या बनता है? क्रोमोनिमेटा बनता है। ठीक है, और गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? डाइप्लॉइड होती है। ठीक है, द्विगुणित होती है। ठीक है, क्रोमोसोम से ना इस तरह से बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक नॉन सिस्टर्ड क्रोमेटिड होते हैं और सिस्टर्ड क्रोमेटिड होते हैं। तो जब भी क्रॉस होगा ना तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होगा। ठीक है, क्रोमोसोम जो क्रॉस के आकार के बनते हैं वो समेटते समेटते खुद को एक मोटे धागे की तरह बना लेंगे, क्रॉस शेप में बनाएंगे। ठीक है, इसमें देखिएगा जाइगोटीन जो होता है इसमें क्या होता है? जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाते हैं। ठीक है, जुड़ने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है? पहले देखिए एक ही न्यूक्लियस है, सबसे पहले क्या होगा? जब न्यूक्लियस अलग होते हैं फिर वही न्यूक्लियस जुड़ते हैं, लास्ट में विलुप्त हो जाते हैं और तब क्या होता है? जाइगोट एक जैसा बन जाता है। ठीक है, बताइएगा जो इसमें क्या होगा? दो, जिसमें अभी कोई क्रोमोसोम लेते हैं तो उसमें किसी भी बच्चे में क्या होता है? 2 मदर का होता है और 2 फादर का होता है। जो क्रोमेटिड बन रहा है ना जो क्रॉस शेप का होता है, ठीक है, उसमें नॉन सिस्टर और सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 फादर के होते हैं और 2 मदर के होते हैं। ठीक है, ऐसे लगने में ये 4 है लेकिन वो जुड़ के फिर 2 बन जाता है। ठीक, इसे बताइएगा जो रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो भाग लेते हैं जीन विनिमय में, ठीक है, तो ये कौन से अवस्था में होता है? पैकेटीन अवस्था में होता है। ठीक, पैकेटीन अवस्था में होता है। देखिए 2 चीज़ पूछेगा, एक ये पूछेगा कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो कौन से क्रोमेटिड के बीच होगा? तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच होगा। ठीक है, और ये कौन से अवस्था में होगा? तो पैकेटीन अवस्था में होगा। 2-3 क्वेश्चन इस ऑब्जेक्टिव टाइप बनेगा, जैसे कि क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन अवस्था में होगा, ये एक हो गया, और क्रॉसिंग ओवर जो है वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा। ठीक, अब बताइए ये भी एक पूछेगा कि काइस्माटा जो है इसका टर्मिनेशन किस अवस्था में होता है? डिप्लोटीन अवस्था में होता है। ठीक है, काइस्माटा को जो है टर्मिनेशन जो होगा, मतलब टर्मिनेशन का मतलब क्या? वो अंतिकरण, वो खत्म हो रहा है, ये कौन सी अवस्था में होगा? डिप्लोटीन अवस्था में होगा। इसमें जो समजात गुणसूत्र जो पहले लैपिटीन अवस्था में जुड़ रहे थे वो यहाँ पे आके अब अलग होने लगते हैं। सॉरी, लैपिटीन नहीं, जाइगोटीन में जो ये जुड़ने लगते हैं यही अब डिप्लोटीन में आके अलग होने लगते हैं। ठीक है, जब भी कोई बनता है ना तो केंद्रक पहले बनना स्टार्ट किया, लास्ट में बच्चे अलग अलग होते हैं, एक प्रोसेस है पूरा, वो अलग हो जाता है फिर से। ठीक है, और ये भी सबसे लास्ट में जो है केंद्रक कला और केंद्रिका ये लुप्त हो जाती है और ये कौन सी अवस्था होती है? डाइकिनेसिस अवस्था होती है। ठीक है, 3 चीज़ याद रखिए, एक पहला क्रॉसिंग ओवर हमेशा कौन सी अवस्था में होगा? पैकेटीन अवस्था में होगा और नॉन क्रोमेटिड सिस्टर के बीच में होगा। ठीक है, ये जो डाइकिनेसिस अवस्था होता है इसमें केंद्रक कला और केंद्रिका जो होती है वो लुप्त होने लगती है। डिप्लोटीन अवस्था में जो होता है वो काइस्माटा का टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है,
क्या होगा इसमें, काइएस्माटा का टर्मिनेशन हो जाएगा। बताइएगा अर्धसूत्री विभाजन में जो है एक पेरेंट सेल से कितना डॉटर सेल मतलब संतत कोशिका बनेगी, अर्धसूत्री में 4 बनता है। अब बताइएगा समसूत्री विभाजन जो है वो कैसे सेल में होता है, कायिक सेल, सोमैटिक सेल में, ठीक है। जैसे कि अर्धसूत्री किसमें, जनन कोशिका में होता है, वैसे ही पूछेगा समसूत्री किसमें होता है, तो कायिक कोशिका में, ठीक है। सोमैटिक सेल कायिक कोशिका, इधर जनन कोशिका में होता है। और देखिए समसूत्री में विभाजन में कम समय लगता है और सबसे लंबा प्रोसेस जो है वो अर्धसूत्री विभाजन का ही होता है, सबसे लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। क्योंकि उससे जनन कोशिका में हो रहा है क्या, मतलब एक आप नया एम्ब्रियो, नया पेरेंट, नया बच्चा बना रहे हैं, तो वो सबसे लंबा प्रोसेस है अर्धसूत्री विभाजन का। और उसमें सबसे लंबा अवस्था है प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है, जो 5 स्टेप में होता है। और इस विभाजन में जो समसूत्री विभाजन है इसके द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी, लेकिन अर्धसूत्री में एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है। और देखिए इसमें देखिए अभी जैसे है ना कि अर्धसूत्री विभाजन में सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, प्रोफेज है। तो पूछेगा समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था, तो वो उसमें प्रोफेज होगा, ठीक है। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है और अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था प्रोफेज होती है। बताइएगा आरएनए जो होता है इसमें जो नाइट्रोजन बेस थाइमिन है उसके स्थान पे क्या आ जाता है, थाइमिन के स्थान पे यूरासिल आ जाता है, यूरासिल आ जाता है, ठीक है, यूरासिल आ जाता है। देखिए एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और ये कौन सा बॉन्ड होता है, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इससे पूछेगा बेस क्या होता है, तो नाइट्रोजन बेस होता है और बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और यही जो हम लोग जब आरएनए में जाते हैं तो वहीं पे जो नाइट्रोजन बेस थाइमिन है उसके जगह पे क्या जाएगा, यूरासिल आ जाएगा आरएनए में। बताइएगा आरआरएनए जो है वो किस चीज में सहायक होता है, आरआरएनए प्रोटीन के संश्लेषण में, ठीक है। आरआरएनए जो है वो प्रोटीन के संश्लेषण में, और एमआरएनए अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है, ठीक है। अमीनो अम्ल को चुनने में एमआरएनए मदद करता है और प्रोटीन संश्लेषण में आरआरएनए मदद करता है। और आरएनए जो 3 प्रकार के होते हैं, आर, टी और एम, ठीक है। आरआरएनए, टीआरआरएनए और एमआरएनए, राइबोसोमल ट्रांसफर और मैसेंजर, ठीक है। बताइएगा लाइसोसोम जो है इसके खोजकर्ता कौन थे, डी डुबे थे, ठीक है, डी डुबे थे, सी डी डुबे थे। बताइएगा जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये बता, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होता है, होता ही नहीं है, पादप कोशिका में होता है, ठीक है। हाँ, और बताइएगा लवक होता है या नहीं होता है, हाँ नहीं, और पादप में होता है। और वैक्यूल का क्या, वैक्यूल क्या होता है पादप में और जंतु में, ठीक है, होगा दोनों में, ठीक है, लेकिन जंतु में छोटा होगा और पादप में बड़ा होता है, ठीक है। अब बताइएगा जो पादप कोशिका है उसका आकार कैसा होता है, मतलब ये चौड़ाकार होता है, और जंतु कोशिका का मतलब ये गोलाकार होता है, ठीक है, वृत्ताकार उसको बोल सकते हैं। बताइएगा जीव द्रव्य के खोजकर्ता कौन थे, जीव द्रव्य की, हाँ डुजार्डिन थे, ठीक है, डुजार्डिन थे, जीव द्रव्य के डुजार्डिन थे, खोजकर्ता डुजार्डिन है जीव द्रव्य के। और इसका नामकरण कौन किए थे, पुरकिंजे, ठीक है, डुजार्डिन इसके खोज करता है और नामकरण पुरकिंजे किए थे। और कब किए थे नामकरण पुरकिंजे जीव द्रव्य का, 1839 में किए थे, ठीक है, 1839 में किए थे। बताइएगा लिपिड जो है वो कितना % होता है कोशिका का, कोशिका के कुल भाग का, 2%। बताइएगा ठंडे देशों में जो है हिमांक को कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है, कार के रेडिएटर में
एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है। इसी तरह का चीज़ भी है ना, जो एरोप्लेन का जो फ्यूल होता है उसमें भी मिलाया जाता है, ठीक है, ताकि वो जमे नहीं, ठीक है, वो जमे नहीं, इसलिए एरोप्लेन के फ्यूल्स में भी ये सब मिलाया जाता है।